हेलो एंड वेलकम टू यूपीएससी ज्ञान फ्रेंड्स। तो इस वीडियो सेशन में बात करेंगे संविधान संशोधन के बारे में। तो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से जितने भी संविधान संशोधन महत्वपूर्ण हैं उसको जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आप बैकग्राउंड कुछ देख सकते हैं कि हमारे देश में कहाँ से लिया गया है संविधान संशोधन की प्रक्रिया। तो साउथ अफ्रीका से लिया गया है। अब तक कितने संविधान संशोधन अधिनियम बन चुके हैं? तो 103 बन चुके हैं। और किसके पास ये अधिकार है कि हमारे संविधान को अमेंड कर सके? तो वह है सुप्रीम कोर्ट, नहीं पार्लियामेंट। ओके, तो अब चलते हैं, देखते हैं। ये सारे लिस्ट हैं जिससे आप देख सकते हैं। ये सब डिस्कस करेंगे अपने वीडियो में। तो सबसे पहला देखिए, सबसे पहला जो अमेंडमेंट एक्ट है ये है 1951 में हुआ था पहला। ओके, तो इसके अंतर्गत क्या हुआ था? 1951 में हुआ था और इसके अंतर्गत नाइन्थ शेड्यूल जोड़ा गया था, 9वीं अनुसूची। ठीक है, मैं लिख देता हूँ, 9वीं अनुसूची जोड़े गए थे जिसमें कि भूमि सुधार और अन्य कानून को डाल दिया जाता था ताकि उनको जुडिशियल रिव्यू से परे रखा जाए। जुडिशियल रिव्यू, ठीक है। तो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि जुडिशियल रिव्यू क्या होता है, तो यहाँ पे मैं नहीं बता रहा। ओके, तो ये प्रोविजन था और इसमें ये कहा गया कि जो राज्य सरकार होते हैं वो सामाजिक और आर्थिक रूप से जो पिछड़े लोग हैं, सामाजिक और आर्थिक रूप से जो कमजोर हैं, कमजोर वर्ग हैं हमारे सोसाइटी में, ठीक है, तो उनके लिए ये कानून बना सकते हैं। और चौथी बात इसमें ये कही गई कि संपत्ति का अधिग्रहण मतलब कानून की रक्षा के लिए संपत्ति का अधिग्रहण इत्यादि का प्रोविजन इसमें दिया गया था। तो देखिए ये सबसे पहला है, इसे याद रख सकते हैं बहुत आसानी से कि 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ था और 1951 ठीक एक साल के बाद इसका में पहला संशोधन कर दिया गया था। ओके, अब बात करते हैं 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की। तो इसके अंतर्गत क्या हुआ था कि आप सबको पता है कि भारत जब बना था, बनने से पहले ये बहुत सारे 562 रियासतों को एकीकृत करके, ठीक है, यूनिफिकेशन करके बनाया गया। और उस समय भारत के राज्यों को जब संविधान बन रहा था तो इसे ग्रुप ए, बी और सी और डी में इसे डिवाइड कर दिया गया था। लेकिन इस अमेंडमेंट के तहत इसे खत्म करके 14 राज्य बने थे और 6 यूनियन टेरिटरीज बने थे। ओके, तो इस तरह की व्यवस्था थी। दूसरी बात, जो यूनियन टेरिटरीज था वहाँ पे टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन को बढ़ा दिया गया, यानी कि न्यायिक क्षेत्र को बढ़ा दिया गया था। और 2 राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट की व्यवस्था कर दी गई, यानी कि कॉमन हाई कोर्ट की व्यवस्था कर दी गई थी। ओके, तो ये इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें जो हैं आप इसे याद रखिए। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ओके, तो और ये चीजें हैं। अब बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की, यानी 24वां संविधान संशोधन। 24वां संविधान संशोधन में क्या कहा गया कि इसमें यह कहा गया कि संविधान के किसी भी पार्ट में संसद संशोधन कर सकती है। संविधान के किसी भी पार्ट में, तो संसद संविधान के किसी भी पार्ट में, संविधान के किसी भी भाग में, ओके, किसी भी भाग में ये कर सकते हैं। ओके, तो ये पहला है, आप याद रखें। दूसरी बात देखिए, इसमें ये प्रोविजन दिया गया कि कोई भी अगर अमेंडमेंट एक्ट बिल आता है तो उसमें क्या राष्ट्रपति जो हैं वो उनका सहमति होना आवश्यक है क्या? ओके, सॉरी, ये 38 का है। ओके, तो 2 इसमें बेसिकली प्रोविजन थे। दूसरा प्रोविजन ये था कि ओके, तो पहला हो गया कि संविधान के किसी भी भाग में संसद संशोधन कर सकती है। दूसरा ये था कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो है उसको प्रेसिडेंट की अनुमति पहले लेनी होगी। ओके, तो ये दो बातें थी। अब बात करते हैं 38th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की, जो काफी महत्वपूर्ण है ये भी। 38वां संविधान संशोधन जो है इसमें क्या था? तो इसमें देखिए, इसमें भी 2-3 प्रोविजन थे, जैसे कि राज्यपाल, आप सबको पता है कि राज्यपाल के पास और प्रेसिडेंट के पास अध्यादेश जारी करने का अधिकार होता है। ओके, लेकिन यहाँ पे आपको शायद पता नहीं हो तो एक चीज और मैं बता दूं जो आपको ये जान के लगेगा कि ये यूनिक है आपके लिए, कि देखिए प्रेसिडेंट तो करते हैं, गवर्नर भी करते हैं, गवर्नर राज्य में करते हैं और प्रेसिडेंट पूरे देश के लिए करते हैं। यूनियन टेरिटरीज में कौन करता है? यूनियन टेरिटरीज में करते हैं वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर, यानी कि प्रशासक, यानी कि पूरे भारत का मुखिया कौन होता है? भारत राज्य का जो मुखिया होता है वो होता है राष्ट्रपति। और राज्यों के जो राज्य जो होता है, पर्टिकुलर राज्य, क्योंकि भारत को अगर ग्लोबली बोलेंगे तो भारत स्टेट है ना,
और राज्य जो होता है वहाँ पे मुखिया, राज्य का मुखिया होता है गवर्नर, और यूनियन टेरिटरी का मुखिया होता है एडमिनिस्ट्रेटर, जिसे प्रशासक कहते हैं। और दिल्ली में गवर्नर को गवर्नर नहीं कहते हैं, इसे एलजी कहते हैं। एलजी का मतलब होता है लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो यहाँ पे याद रखें इन तीनों, अब ये जो ऑर्डिनेंस लाएंगे इन्हें ये नॉन जस्टिसएबल होगा, गैर वाद्य योग्य होगा, यानी कि इसके ऑर्डिनेंस को लेके आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को परस्यू नहीं कर सकते हैं, वहां पे नहीं जा सकते हैं। तो आप इसे अच्छी तरीके से याद रखना कि देश के लिए अगर पूरे जो हमारे भारत को राष्ट्रीय कानून लाता है वो प्रेसिडेंट का ऑर्डिनेंस होता है, राज्य भर में जो रहता है गवर्नर, और यूनियन टेरिटरीज में जो रहता है वो है एडमिनिस्ट्रेटर। ओके, तो याद रहेगा आपको ये चीज। दूसरी बात ये है कि इसमें क्या हुआ कि राष्ट्रपति एक ही समय में अलग अलग आधार पे नेशनल इमरजेंसी का घोषणा वो कर सकते थे। तो बेसिकली इसमें ये था। अब बात करते हैं 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का। तो आप सबको पता है, अगर नहीं पता है तो जान लीजिए कि हमारे संविधान का सबसे बड़ा संशोधन अधिनियम है। इसमें बहुत सारे नए नए कानून लाए गए और बदलाव किए गए। ओके, तो इसके बारे में जो महत्वपूर्ण जो भी हैं वो जान लेते हैं। तो मैं यहाँ पे वैसे लिख देता हूँ 42nd है ना, 42वां संविधान संशोधन। तो इसके अंतर्गत जो सबसे पहला अगर हम बात करें तो हमारे प्रियम्बल में संशोधन हुआ था। इसके तहत प्रियम्बल में 3 नए शब्द जोड़े गए। कौन नए शब्द थे वो? सोशलिस्ट यानी कि सेक्युलर, और इंटीग्रिटी यानी कि समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। ओके, अब मैं मिटा देता हूँ इसे। अब आगे चलते हैं। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद इसके तहत डीपीएसपी में इसके तहत किया गया था संशोधन, जिसमें 3 नए डीपीएसपी जोड़े गए। तो आप ये याद रखेंगे। और 3 नए कौन से थे तो मैंने डीपीएसपी के लेक्चर में बताया है, तो आप उसे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, तो वहां से आप जाके देख लीजिए। दूसरी बात, इसमें नया पार्ट जोड़ा गया, यानी कि यह डीपीएसपी का फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड किए गए। इसमें फंडामेंटल ड्यूटीज यानी कि पार्ट 4A ऐड किया गया इसके तहत, जो स्वर्ण सिंह कमेटी के तहत के द्वारा रिकमेंड किया गया था। और फिर इसमें क्या किया गया कि जो लोकसभा का टेन्योर होता है इसे 5 साल से बढ़ा करके 6 साल कर दिया गया था। और इसके साथ ही इसमें कुछ और प्रोविजन थे जो नए आया था। इसमें ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस की व्यवस्था की गई थी, जो पद होता है यानी कि अखिल भारतीय विधिक सेवा का क्रिएशन किया गया था, निर्माण किया गया था। और इसमें यह भी कहा गया कि एक बार में जो प्रेसिडेंट रूल है किसी भी स्टेट में 6 साल से बढ़ा करके 1 साल तक किया जा सकता है। प्रेसिडेंट रूल को एक बार में 6 से 12 महीने तक बढ़ा सकते हैं। तो ये इसमें कुछ महत्व, हालांकि इसमें बहुत सारी चीजें थी। और इसमें और भी क्या किया गया, जो पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू है, ठीक है, आपने रीट पढ़ा होगा, WRIT, रीट यानी कि रीट ही बोलते हैं इसे हिंदी में। तो इसका रीट का जो अधिकार है, शक्ति है, वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों के पास है। तो इसको भी कर्टेल कर दिया गया, इनके अधिकार को कम कर दिया गया था। ओके, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट को। ओके, तो आप ये याद रखेंगे। और इसमें एक प्रोविजन और भी है जो ये महत्वपूर्ण है कि इसमें ये कहा गया कि राज्य अगर किसी भी ज़्यादा कहते हैं ना ग्रेव सिचुएशन में हो, ज़्यादा खतरे में हो, तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट अपने आर्म्ड फोर्सेस को इस कंडीशन में डिप्लॉय कर सकती है। तो इतने ही महत्वपूर्ण फैक्ट हैं। अब बात करते हैं 44th यानी कि 44वां संविधान संशोधन के बारे में। तो इसमें क्या हुआ कि लोकसभा का जो टेन्योर था 6 साल से घटा के 5 साल वापस इसको रिस्टोर कर दिया गया। और दूसरी बात यहाँ पे ये है कि इसी के तहत अब पता है कि आपको नेशनल इमरजेंसी जब लगता है तो सारे आपके जो फंडामेंटल राइट होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं, तो सारे नहीं होते हैं। आर्टिकल 20 और 21 जो होता है ये इमरजेंसी के दौरान इन्हें नहीं छीना जाता है, तो आप इसे याद रखिए। और फिर वापस इसमें क्या हुआ कि जो रीट का जो रिस्ट्रिक्शन था हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का, इसे वापस रिस्टोर कर दिया गया। उनके पावर को, जो रीट में पावर उनका कम कर दिया गया था, तो इसे वापस कर दिया गया। और इसमें इसके अंतर्गत और भी एक चीज हुई थी, वो भी महत्वपूर्ण है। तो जिस फंडामेंटल राइट में एक था पहले राइट टू प्रॉपर्टी यानी कि संपत्ति का अधिकार, है ना, संपत्ति का अधिकार।
तो इसके तहत इसे डिलीट करके, अब ये कहाँ है, आर्टिकल 300A में है, तो इसे यहाँ से हटा दिया गया था। तो आपसे सीधा सीधा ये पूछा जाएगा कि संपत्ति का अधिकार जो है उसे किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत मूल अधिकार से हटाया गया, तो वह है 44वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन। ओके, तो आप इतना चीज याद रखिए। ये सारे जितने मैंने बताए हैं पॉइंट्स, ये आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इससे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सवाल पूछे जा सकते हैं। और मैंने यहाँ पे 40 सेकेंड में एक चीज बताई नहीं कि इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि लघु संविधान। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा जाता है, तो वह 42वां संविधान संशोधन। अब बात करते हैं 50 सेकेंड यानी कि 52वां संविधान संशोधन जो 1985 में हुआ था, और इसके तहत जो बहुत ही फेमस ये लॉ है, एंटी डिफेक्शन लॉ को ऐड किया गया था, और साथ ही साथ 10th शेड्यूल को भी यानी कि 10वीं अनुसूची को भी इसके तहत शामिल किया गया था। तो याद रखें। और 61वां जो था, इसके तहत वोटिंग एज जो है, मत देने का जो आयु है वो 21 साल से घटा के 18 साल कर दिया गया था, तो याद रखें। फिर बात करते हैं 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जिसके तहत दिल्ली को नेशनल कैपिटल टेरिटरी घोषित किया गया और स्पेशल स्टेटस दिया गया इसे, ठीक है, स्पेशल स्टेटस दिया गया था 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत। अब बात करते हैं 73rd, तो 73rd के तहत पंचायत को रखा गया है, जिसमें कितने मैटर हैं, 29, और 11वां अनुसूची में इसका वर्णन है। और इसमें मैंने बताया था लास्ट वीडियो में, तो आप उसे देख लीजिएगा, इसके बारे में और डिटेल में जानकारी मिल जाएगी। 74th जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, ये म्यूनसिपालिटी से संबंधित है। इसमें म्यूनसिपालिटी को लाया गया, जो कि 12वां शेड्यूल में रखा गया है इसे, ठीक है, ये जो हमारे संविधान के शेड्यूल 12 में है। ओके, अब बात करते हैं 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो जिसके तहत राइट टू एजुकेशन, जो 2002 में ये हुआ था संशोधन, और इसके तहत राइट टू एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बना दिया गया। और इसमें यह कहा गया कि एजुकेशन फॉर ऑल, एजुकेशन फॉर ऑल यानी कि सभी के लिए शिक्षा, जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं इनको अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था दी गई। और साथ ही साथ फंडामेंटल ड्यूटी में एक नया फंडामेंटल ड्यूटी भी ऐड किया गया था। फंडामेंटल ड्यूटी आप सबको पता है कि आर्टिकल 51A में है, और इसके तहत ये कहा गया कि हमारे देश के जितने भी नागरिक हैं, जो पेरेंट्स हैं, उनका ये दायित्व है कि उनके बच्चे जो हैं 6 से 14 साल के बच्चे, उनको शिक्षा का अवसर दें, शिक्षा प्राप्त करने का। अब बात करते हैं 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 91वां संविधान संशोधन। तो इसमें क्या हुआ था कि साइज ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं, अगर तो वो उस किसी भी पर्टिकुलर विधानसभा या लोकसभा के 15% से ज़्यादा वो नहीं होगा। अगर मान लेते हैं कि किसी राज्य में 100 सीट हैं लोकसभा के, तो वहाँ लोकसभा के तो केंद्र में होगा, किसी स्टेट की बात कर लेते हैं, किसी स्टेट में 100 सीट है, तो इसका 15% से ज़्यादा जो मेंबर होंगे वो मंत्री नहीं बनेंगे, यानी कि 100 में से 15 ही बनेंगे। तो अभी ये काफ़ी न्यूज में भी था, तो आप इसे याद रख सकते हैं। पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश सरकार जो थी, उन्होंने अपने 15% का जो ये कैपिंग था उसे एक्सीड कर दिया गया था, उन्होंने एक्सीड कर दिया था, तो काफ़ी इस पे ज़्यादा सवाल उठे, तो सवाल पूछे जा सकते हैं, तो आप अलर्ट रहें। और इसके तहत 91st अमेंडमेंट में सबसे महत्वपूर्ण जो है, इसमें तो बहुत सारी चीज़ें थी, बट सबसे महत्वपूर्ण इसमें यही है, तो आप इसे जरूर याद रखें। और बात करते हैं, और इसमें याद रखिएगा कि 15% ये इंक्लूडिंग, ओके, इसमें इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर को इंक्लूड किया गया। अब बात करते हैं 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 97वां संविधान संशोधन जो है, इसके अंतर्गत क्या हुआ था, तो इसमें ये अधिकार दिया गया लोगों को कि ये एक सहकारी समिति बना सकते हैं, सहकारी समिति, कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाने का जो अधिकार है, इसके तहत दिया गया था। और इसके तहत हमारे संविधान में एक नया पार्ट जोड़ा गया, जिसका नाम था पार्ट 9B, और साथ ही साथ एक नया DPSP भी इसमें ऐड किया गया था, नीति निर्देशक तत्व। DPSP का मतलब नीति निर्देशक तत्व होता है। तो इसमें कोऑपरेटिव सोसाइटी जो होते हैं उनका प्रमोशन कैसे किया जाए, तो इसमें ये 3 मुख्य बातें थी। सहकारी समिति बनाने का अधिकार पार्ट 9B जोड़ा गया, और DPSP में कोऑपरेटिव सोसाइटीज के प्रमोशन को रखा गया। अब 99th यानी कि 99वां जो है, इसके अंतर्गत क्या हुआ था, इसके अंतर्गत पहले पता है कि
सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जो जजेज आते हैं उनको कॉलेजियम व्यवस्था के तहत इन्हें नियुक्त किया जाता था। तो इसके बाद ये कहा कि नहीं, अब NJAC बनाए गए, NJAC यानी कि नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी बना दी गई थी। लेकिन फिर वापस में इसे, तो ये चीज़ें ये 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में आया था। और फिर 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये इसे हटा दिया गया। 2015 में इसे नल एंड वॉइड करार दे दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो याद रखें कि नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी जो है, ये अपॉइंटमेंट कमेटी नहीं, कमीशन आप कह सकते हैं, सॉरी उसके लिए, ओके, एनजेक है ना। तो 2015 में इसे नल एंड वॉइड कर दिया गया, मतलब इसे अवैध कर दिया गया और वापस से कॉलेजियम सिस्टम को रिस्टोर कर दिया गया। अब बात करते हैं 101 यानी कि 101 वाला जो था, ये सबको पता है, GST जो है, वन नेशन वन टैक्स अब हो गया, तो आप ये याद रखेंगे, ओके सॉरी। तो ये 101 का है, हालांकि 100 उतना महत्वपूर्ण नहीं है, आप इसे छोड़ सकते हैं। इसमें कुछ लैंड एक्सचेंज हुए थे 100 के तहत इंडिया और बांग्लादेश के बीच। और 102nd जो था उसमें क्या था कि ओके वेट, हाँ, तो इसके तहत 102nd यानी कि 102वां संविधान संशोधन, तो इसमें NCBC मतलब नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस जो थे, ठीक है, बैकवर्ड क्लासेस पिछड़े वर्ग जो थे, उनको संवैधानिक दर्जा दे दिया गया था, जो कि 1993 में इन्हें सेटअप किया गया था। और इसके साथ तो ये सबसे अभी रिसेंट में हुआ था, तो भी आप इसे याद रखेंगे। एंड 103rd जो हुआ था, ये EWS यानी कि राज्यों को जो वहाँ आर्थिक रूप से जो पिछड़े लोग हैं जनरल कैटेगरी में, सामान्य वर्ग में, तो उनको 10% रिजर्वेशन का इसमें व्यवस्था दिया गया था। तो आई होप ये सारे पॉइंट्स आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे, तो आप इसे अच्छे से 1-2 बार इस वीडियो को सुन लें, ओके, रिवाइज कर ले 2-3 बार, तो सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएंगी आपके, ओके। तो साथ ही साथ आप हमारे चैनल पे और भी कोर्सेज देख सकते हैं। अभी NCERT का प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है, तो आप इसे देख सकते हैं। इंडियन इकोनॉमी बेसिक्स, हिस्ट्री रिवीजन, आर्ट एंड कल्चर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हर एक एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो ओके, सो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन, हैव एन ऑसम डे।